अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बिग शॉकिंग न्यूज़ फॉर इमरान खान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। जो नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, उसका आज हम 30वां एपिसोड लेके आपके लिए हाजिर हैं। उतना ही इंटरेस्टिंग है और कुछ आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा चीजों के, कि हिस्ट्री में इस तरह की चीजें कब कब हुई और उनमें क्या क्या हुआ था। जो कोर्ट मार्शल फैज हमीद के खिलाफ जो DGISI थे उनके खिलाफ जो चल रहा है, बहुत रिसेंट के भी किस्से बताऊंगा मैं आपको, और एक ऐसे जनरल की बात बताऊंगा कि आप भी सुन के हैरान होंगे। और जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स सुनते हैं, जो देखते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया में तो उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन हम उनको बताएंगे कि वो कौन से जनरल थे जो जनरल बाजवा के टाइम पे भारत के लिए पाकिस्तान में स्पाइंग करते थे, एस्पियोनाज करते थे। और उनको जब कोर्ट मार्शल किया गया तो वो क्या क्या चीजें उसमें रिवील हुई थी और उनके कौन कौन से शौक थे, और ये सारा किस्सा खुला कैसे, ये भी बताऊंगा मैं। कुछ और ऑफिसर्स भी हैं जिनके कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, और इन सभी के साथ साथ जनरल फैज हमीद के साथ साथ इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। तो क्या आप सोचेंगे यार, क्या सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है? कोर्ट मार्शल तो फौजियों का होता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, नेटफ्लिक्स की सीरीज बनेगी कैसे अगर वहां पे कुछ ऐसा नहीं होगा जो कहीं दुनिया में नहीं होता। तो पाकिस्तान में सिविलियंस को भी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकता है, उनका भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इमरान खान को भी कोर्ट मार्शल करेंगे। और इमरान खान ने जेल में जो है कल ये स्टेटमेंट दी है एक जर्नलिस्ट से मिलकर के कि ये फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनवाने वाले हैं। और यानी कि वादा माफ गवाह यानी अप्रूवर। तो वही इमरान खान जो ये कह रहे थे कि ये तो अच्छा कदम है, फैज हमीद को पकड़ा कर अपने यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा कदम है, तो ये करें, हमें मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो उनके अपने घर की बात है, अंदर की बात है, होना चाहिए। वही इमरान खान 3 दिन के बाद फिर से यूटर्न मार के अचानक से ये क्यों कहने लग गए कि ये फैज हमीद को मेरे खिलाफ अप्रूवर बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि फैज हमीद मेरे खिलाफ कुछ वो बातें बताए लोगों को जो सिर्फ उसको पता है, और उसकी बयान के बेसिस पे मुझे सजा कराई जाए उसके अप्रूवर बनने के, वादा माफ गवाह बनने के बाद। तो ये सारे के सारे किस्से हैं। मैं आप ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा आज, और कुछ जो जनरल्स थे पास्ट में उनकी भी बात करूंगा जिनके कोर्ट मार्शल हुए हैं। तो सबसे पहला आज हम शुरू करते हैं, वो इस बात से करते हैं कि फैज हमीद ने अपना वकील कर लिया है। तो अगर फैज हमीद ने अपना वकील कर लिया है तो ये वकील कौन है? इन वकील का नाम है ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी। ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी जो है ये जैग ब्रांच से आते हैं, पाकिस्तान आर्मी की, और मतलब जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच से 9 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास एज अ ब्रिगेडियर जैग ब्रांच में। जज एडवोकेट जनरल जो कि लॉ से जुड़े हुए, जो कानून से जुड़ी हुई जितने भी मामले होते हैं फौज के, वो जैग ब्रांच ही देखती है। तो उसके वकील है, उन्होंने उनको अपना वकील किया है, अब वो हियरिंग करेंगे। अब ये जो ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके मुकदमे इन्होंने लड़े हैं। अगर मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल, उसी को 31 कोर के कमांडर, जिस 31 कोर के कमांडर फैज हमीद भी थे, बहावलपुर कोर के 31 कोर जो है पाकिस्तान आर्मी की, वहां पे ये कोर कमांडर थे, DGMO थे, DMA काकुल के इंस्ट्रक्टर थे, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के इंस्ट्रक्टर थे, एडजुटेंट जनरल थे, 111 ब्रिगेड जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में है वो, और उसके ब्रिगेड कमांडर थे। 111 ब्रिगेड नोटोरियस है, जानी जाती है। जब भी पाकिस्तान में किसी भी फौजी को, किसी भी जनरल को, आर्मी चीफ को कू करना होता है तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 111 ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर है उसको फोन करना होता है कि कू करना है। तो वो जो 111 ब्रिगेड जो कि इस्लामाबाद में होती है, सबसे पहले वो PTV पे कब्जा करती है, फिर दूसरा वो संसद पे, वहां की जो पार्लियामेंट है उस पर कब्जे करती है, और फिर पाकिस्तान रेडियो पे कब्जा होता है, और जो जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ निकलता है, और निकल करके वो PTV पे बैठ के बोलता है, मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, ठीक है, सारी आईनी आजादियां जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। तो इस तरह की जो, और फिर नूर जहां के गाने, मेरे वतन के सजीले नौजवानों, वो बजना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान में कू लग जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ब्रिगेड है, तो उसके भी कमांडर रहे। और झेलम में, स्वात में, इन जगह पे इन्होंने इन्फेंट्री डिविजन्स कमांड की हुई है।
मतलब डिव कमांडर रहे एज ए मेजर जनरल, और इतने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल इनका भी ट्रायल हुआ था। और उसामा बिन लादेन, जब उसामा बिन लादेन को नेवी सील्स ने जब मार गिराया था, जब ऑपरेशन लॉन्च किया था अमेरिका ने, और एबटाबाद में जब उसको घर में घुस के मारा गया, तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था पाकिस्तान में, जिसकी इंक्वायरी की जाए कि ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिकन आए हमारे मुल्क के अंदर, ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को मारा, उसके घर में उसके बीवी बच्चों को मारा, और बाकी उन सबको उठा करके भी हेलीकॉप्टर में भर के वापस लेके चले गए। तो ये कैसे पॉसिबल था? और हमारी जो फौज सो रही थी और हमारी जो शाहीन थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, ये सो रहे थे, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। तो इस इंक्वायरी कमीशन का, उसामा बिन लादेन इंक्वायरी कमीशन का भी जो हेड थे वो यही लेफ्टिनेंट जनरल थे, और इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल के ऊपर एक्यूजेशन लगी कि ये स्पाइंग करते हैं। स्पाइंग किसके ऊपर करते हैं? स्पाइंग करते हैं ये भारत के लिए, रॉ के लिए स्पाइंग करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी की जो खुफिया मालूमात हैं, जो सूचनाएं हैं, ये भारत को प्रोवाइड करते हैं। ये इनके खिलाफ चार्जेस लगे, और इनके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई, प्रोसीडिंग चलती रही। फिर उसके बाद इनको 14 साल की जेल की सजा हुई। 14 साल की जेल के बाद इन्होंने अपना ट्रिब्यूनल में अपील की, जो कि एक आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको वहां से सजा हो जाती है कोर्ट मार्शल में, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल में आप अपील करते हैं। तो ट्रिब्यूनल में अपील किया, वहां से रिजेक्ट हुई। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप आर्मी चीफ से पार्डन की अपील कर सकते हैं। तो जनरल बाजवा ने रिजेक्ट किया कि नहीं, हाँ ये माफी लायक नहीं, इनको 14 साल की सजा होनी चाहिए। अब वो केस फाइनली अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जहां से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल थे, इनको भी जो सजा दी गई वो आज तक जस की तस है। अगर 14 साल की सजा थी तो आज भी 14 साल की सजा है उनके पास, वो आज भी जेल में ही है, छूटे नहीं है। इन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो मुकदमा लड़ा था वो भी इन्होंने ही ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी ने ही लड़ा था। और नियाजी तो आपको पता है कि सरेंडर के लिए जाने जाते हैं। एक नियाजी ने 1971 में सरेंडर किया था, जो कहते थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है, वो कहते हैं विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड द लास्ट मैन। ठीक है, एंड ही वाज क्राइंग, लिटरली वो रो रहा था। जो जनरल जेकब इंडियन आर्मी के थे, उन्होंने बताया कि जब मैं सरेंडर डॉक्यूमेंट लेके गया तो रो रहा था मेरे सामने बैठ के। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो मतलब कमांडर था ईस्ट पाकिस्तान का। तो खैर वो एक उसने सरेंडर किया, फिर एक इमरान खान नियाजी ने सरेंडर किया जो कश्मीर सरेंडर किया था। अब ये तीसरा ये ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी है, तो ये भी इनका मुकदमा हार गए और उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरा इन्होंने रिसेंट पास्ट में इन्होंने मुकदमा लड़ा ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर का। तो ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर को भी सजा इनके साथ ही हुई थी, लेकिन खैर इनके दोनों के मुकदमे अलग अलग थे। मतलब अपराध दोनों का सेम था कि दोनों स्पाइंग और एस्पियोनाज के लिए इनको ट्राई किया गया, लेकिन दोनों के क्लाइंट अलग अलग थे। ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर जो है ये किसी और देश के लिए स्पाइंग कर रहे थे, CIA के लिए स्पाइंग कर रहे थे, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब है ये इंडिया के लिए स्पाइंग कर रहे थे। इनका भी मुकदमा ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी ने ही लड़ा था, और इसका भी मुकदमा हारे, और इनको सजाए मौत हुई है, जो कि आज तक अपहोल्ड की गई है, एंड इनको डेथ सेंटेंस है, फांसी की सजा हुई है। तो ये भी एज इट इज चल रहा है। और इन्होंने एक और मेजर जनरल का मुकदमा लड़ा था, जहीरुल इस्लाम अब्बासी का। तो मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी जो है वो हजारा के रहने वाले थे। वो उन्होंने 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और तब के आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़, इन दोनों के खिलाफ को उन्होंने प्लान किया था। और उस समय जो DGMI थे, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, उस समय के उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसका भंडाफोड़ किया था, और उन्होंने बताया था कि ये जो मेजर जनरल हैं, और उस समय सियाचिन, उससे पहले वो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड रह चुके थे, बट उस समय ये इस्लामाबाद में GHQ में पोस्टेड थे, और कुछ सीनियर ऑफिसर के साथ मिल करके इन्होंने प्लान किया कि पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ है अब्दुल वहीद काकड़, और तब की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो 1995 में, इन दोनों को कत्ल किया जाए। और इन दोनों को ही कत्ल ना किया जाए, इन दोनों के साथ साथ इनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इनको भी कत्ल किया जाए, और जो कुछ पॉपुलर जो जर्नलिस्ट हैं उनको कत्ल किया जाए, और इनको कत्ल करके इन सबको, और पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत बनाई जाए जो कि शरीयत के ऊपर जिसका निफास हो, जो शरीयत के ऊपर आधारित हो। और इसका भंडाफोड़ फिर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ने किया, जो समय DGMI थे, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस। और फिर उनके साथ भी अलग गेम हुआ। उनको ये लगता था कि भाई मैंने एज अ DGMI आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ की जान बचाई है, मैंने बेनजीर भुट्टो की जान बचाई है, तो अगला आर्मी चीफ मैं बनूंगा। हालांकि दोनों ने फिर उनको भी धोखा दिया,
और नवाज शरीफ ने भी इस चीज में जो है उस समय ये एलिगेशन उठाया गया कि इसकी जो पूरी साजिश हुई थी इसमें कहीं ना कहीं जो है वो नवाज शरीफ एंड पार्टी भी इन्वॉल्व थी। हालांकि जो कोर्ट इंक्वायरी हुई उसमें ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में देखिए जो चीज साबित नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हुई नहीं है। लेकिन जो कि वो एक मेजर जनरल थे तो उनकी सजा में उनको रिलीफ दिया गया था कि भाई उनकी सजा 14 साल से घटा करके 7 साल कर दी गई थी। लेकिन उसी मुकदमे में जो ब्रिगेडियर था मुंतशिर मुल्ला, ब्रिगेडियर मुंतशिर मुल्ला की सजा कम नहीं की गई। ब्रिगेडियर मुंतशिर मुल्ला की सजा कम नहीं की गई, उनकी सजा 14 की 14 साल ही रही जो उन्होंने सर्व की। और कारी सैफुल्ला जो कि वादा माफ गवाह उस समय बन गया था, उस ये जब सारा मुकदमा चला तो उसमें एक शख्स कारी सैफुल्ला जो एक जूनियर ऑफिसर था वो उसमें अप्रूवर बन गया। उसने कहा सर मैं बताऊंगा कि इन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे क्या कहा और इन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे रची है मैं बताऊंगा। वो अप्रूवर बन गया, उसको माफी मिल गई, उसके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई और हालांकि वो शामिल था उस कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन चूंकि वो अप्रूवर बन गया, वादा माफ गवाह बन गया तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया किसी भी सजा से। और उसने सबके बारे में सब कुछ बता दिया कि ये इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्होंने क्या क्या था, प्लान क्या था, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट होना था। तो अब ये अगर आप इस पूरी स्टोरी को अगर आप समझें, मुंतशिर मुल्ला है और मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी हैं पूरे केस में, और आज जो चल रहा है आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। सिमिलैरिटी ये है कि 103 लोग जो गिरफ्तार हैं उसमें से अगर कोई एक शख्स भी अप्रूवर बन गया, एक शख्स, क्योंकि अगर आपका जब ट्रायल होता है और आपको सजा दी जाती है, जैसे जनरल जियाउद्दीन भट्ट क्योंकि आर्मी चीफ जिनको अपॉइंट कर दिया था नवाज शरीफ ने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया था, उन्होंने कोई ऐसी गद्दारी नहीं की थी, उनके खिलाफ कोई स्पाइंग का, कोई एस्पियोनाज का कुछ भी साबित नहीं हुआ था। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जब चाहे जिसको चाहे आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकता है, तो उसने अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जब मुशर्रफ वापस आया पाकिस्तान, उसने सबसे पहला काम क्या किया, तो सबसे पहला काम ये किया कि इनको गिरफ्तार कराया, 690 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले में अंधेरे में काल कोठरी में रखा, 690 दिन कोर्ट मार्शल किया, सजा दी। और जनरल जियाउद्दीन भट्ट की खुद की फैमिली की जितनी भी एसेट्स थी, चाहे वो जियाउद्दीन भट्ट की एसेट हो जो उन्होंने खरीदी, या उनके बेटे की एसेट्स रही हो, या उनके फैमिली में किसी और सदस्य की एसेट रही हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली थी स्टेट ने। आप सोचें कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी संपत्ति खरीदी थी सारी स्टेट ने ले ली, उसके बेटे ने जो भी संपत्ति खरीदी थी वो स्टेट ने ले ली, उसके बेटी ने, उसके घर वालों ने जितनी भी संपत्ति ली सब स्टेट ने जो है कॉन्फिस्केट कर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्राइस है जो हर कोई पे नहीं करना चाहता, तो लोग फटाफट अप्रूवर बनते हैं। तो इन 103 लोगों में से जो गिरफ्तार हैं और जिनमें से तकरीबन 34 जो है वो फौजी हैं, अगर इनमें से एक भी अप्रूवर बन जाता है फैज हमीद के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, तो आप सोचिए बनेगा क्या इनका। और जियाउद्दीन भट्ट ने कहीं कोई म्यूटिनी नहीं कराई थी, जियाउद्दीन भट्ट को तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था। यहां पे प्लान क्या था, यहां पे प्लान ये था कि सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करके इनके खिलाफ बगावत करा के फौज के अंदर और आवाम के अंदर दंगे फसाद करा करके पूरे देश में आग लगा करके वो बांग्लादेश जैसा कू हो जाए एक, या श्रीलंका जैसा कू हो जाए। तो आप सोचिए अगर इनमें से एक भी अप्रूवर बन गया तो क्या बनेगा फैज हमीद का और क्या बनेगा इमरान खान का। इमरान खान अभी कह रहा है कि ये इसको अप्रूवर के खिलाफ अप्रूवर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं फैज हमीद ने जितने पैसे कमाए हैं, ये टॉप सिटी वाला केस जैसा मैंने बताया कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति जो उसने जमा की है, वो किस लिए जमा की है कि एक दिन इमरान खान की मोहब्बत में मैं सब कुछ दे करके चला जाऊंगा, वो सारी संपत्ति स्टेट कब्जा कर ले, मेरे बेटे की संपत्ति पे भी कब्जा कर ले, मेरे घर पे भी कब्जा कर ले और मैं इमरान खान की मोहब्बत में फना हो जाऊंगा एक दिन। ऐसा नहीं होता। जो भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी एसेट्स बिल्ड करता है वो अपने लिए करता है। तो अप्रूवर कोई ना कोई तो बनेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है अप्रूवर बनने वालों की लाइन लगी हुई है, अप्रूवर बनने वालों की लाइन लगेगी। मालिक जान छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, माफ कर दो, जिसके खिलाफ जो बुलवाना है बताओ, हम बोलने को तैयार हैं। तोते की तरह गाएंगे और गा रहे हैं तोते की तरह लोग। तो जो पहली 2 स्टेज थी कोर्ट मार्शल की, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज था वो इंक्वायरी थी और दूसरा था समरी ऑफ एविडेंस। ये दोनों इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया? समरी ऑफ एविडेंस कैसे तैयार हो गई? क्योंकि एविडेंस प्रोवाइड करने वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब कम पड़ रहा है, बताओ और एविडेंस देंगे। अब तीसरा स्टेज बचा है ट्रायल, जो कि हार्डली 15 से 20 दिन चलने वाला है। 15 से 20 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा कि फैज हमीद को फांसी होगी, इमरान खान को फांसी होगी, ये जितने भी कोलैबोरेटर्स थे इनको फांसी होगी, कितने लोगों को उम्र कैद होगी, कितने लोगों को 14 साल की सजा होगी, कितने लोगों को 7 साल की सजा होगी और किनको माफ किया जाएगा, कौन अप्रूवर बनता है। ये सारी चीजें 15 से 20 दिन के अंदर कंक्लूड हो जाएगी।
और पाकिस्तान की कोई भी कोर्ट, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कोर्ट में इमरान के लवर्स बहुत बैठे हुए हैं, इमरान से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग बैठे हों पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर, गड़े मुर्दे सबके हैं, स्केलेटन जो है ना वो सबके कवर्ड में है, सारे जजेस के। वो जज कैसे बने ये पता है लोगों को। तो जो मामले पॉलिटिकल जुड़े हुए, नवाज शरीफ के खिलाफ हो, शहबाज शरीफ के से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हो, उनमें भले वो इमरान खान का फेवर वहां की कोर्ट्स कर देंगी, लेकिन जब फौज की बात आएगी, जब आर्मी चीफ की बात आएगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तो इनमें से किसी को औकात नहीं है कुछ करने की। ये अपहोल्ड करेंगे इनके फैसले, जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो फैसले आने वाले हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। कल ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है, जो बेसिक राइट टू प्राइवेसी, मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो सबसे बड़ी, सबसे बेसिक चीज है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा कर रख दिया। क्योंकि आईएसआई ये चाहती थी कि पाकिस्तान में +92 कोड के जितने भी नंबर हैं, इसको यूज करने वाले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी नागरिक है पाकिस्तान का, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं, उसकी कॉल्स जो है सुनी जा सकती हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये तो मतलब बेसिक वायलेशन है, ग्रोस वायलेशन है बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जो हमारी जो शहरियों की जो शख्सी आजादी है उसकी, मतलब इससे बड़ी वायलेशन कोई हो नहीं सकती। वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे कोई आजादी वाजादी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है, गवर्नमेंट जिसका चाहे, एजेंसीज जिसका चाहे उसका फोन टेप कर सकती हैं, जिसका चाहे उसका फोन रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर इन्होंने कोई सजा दे दी, अगर इन्होंने सजाए मौत दे दी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ उनको ये मिलेगा कि फैज हमीद को सजाए मौत से उम्र कैद हो जाएगी, या इमरान खान को अगर इन्होंने सजाए मौत दे दी तो उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्र कैद अगर इन्होंने दे दी तो उम्र कैद से घटा के 14 साल कर देंगे। इमरान खान की ऑलरेडी उम्र मेरे ख्याल से 74-75 साल है। 15 साल बाद वो 90 साल का होगा, 15 साल बाद वो 90 साल का होगा। 90 साल में वजीर आजम बनेगा, खत्म कर दिया ना करियर उसका उन्होंने। 15 साल की सजा अगर अपहोल्ड हो गई तो इमरान खान इज फिनिश्ड। तो मैं तो पहले से भी कह रहा था कि इमरान खान का करियर खत्म है। ये मैं जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी है उससे 6 महीने पहले मैंने बोलना शुरू किया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है और ये गवर्नमेंट एक बार चली गई तो दोबारा कभी नहीं आएगी। और पाकिस्तान आप देख लीजिए, उन्होंने, मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो चाइनीज फायर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो चाइनीज फायर वॉल का सिस्टम है, जैसे चाइना में अगर आप जाएंगे तो चाइना में फायर वॉल होता है, वो एक डिजिटल फायर वॉल है। वहां गवर्नमेंट जिस चीज को अलाउ करती है आप वही वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, वही डेटा पाकिस्तान चाइना के अंदर आ सकता है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहेगी तो ही कोई पर्टिकुलर डेटा चाइना के बाहर जा सकता है। फिर वो अब तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज उन्होंने कर दिया। तो वो ईमेल में भी अगर आप कोई वर्ड्स लिखते हैं, अगर वो उनके अगर रेड फ्लैग्ड है उनके सिस्टम में, तो आप चाइना में अगर किसी व्यक्ति को आप ईमेल भेजते भी हैं, अगर वो वर्ड तिब्बत का वर्ड है तो आप जैसे ही यहां से भेजेंगे उसको, किसी को मेल लिखा उसमें अगर तिब्बत का वर्ड है तो वो अपने आप हाइड हो जाएगा, उस मेल में वो तिब्बत का वर्ड दिखाई नहीं देगा। या के भेजते हैं तो उसमें साउथ तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत से वो कर देंगे, रिप्लेस हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, या अरुणाचल प्रदेश जो लिखा होगा वो हाइड हो जाएगा। तो वो तो बहुत एडवांस लेवल पे चलेगा, बट उसकी शुरुआत पाकिस्तान ने कर दी है। अब वो अपनी खुद की डिजिटल फायरवॉल बना रहे हैं ताकि एक तो डेटा मॉनिटरिंग हो सके कि कौन सा डेटा कहां से कौन एक्सेस कर रहा है, क्या भेज रहा है, क्या मंगा रहा है, ये सारी चीजें हो गई हैं। और मैं चाहूंगा कि, और देखिए मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आप देख लीजिए पूरी अरब स्प्रिंग जो कि ट्यूनिस से शुरू हुई, इसके ऊपर हम कभी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी अरब स्प्रिंग को क्रिएट करने में और पूरी अरब स्प्रिंग जो चली, जो ट्यूनिस का जो प्रधानमंत्री उसकी बीवी थी वो छोड़ के भाग गए, कू हो गया एक छोटे से बात पे, पूरी की पूरी आवाम जो है, वो जनता जो है, वो पूरी रियासत के खिलाफ, पूरे स्टेट के खिलाफ बगावत कर दी थी वहां पे एक छोटे से मामले के ऊपर, एक सब्जी वाले के मौत के मामले पे। उस सब्जी वाले की मौत का मामला किस तरह से पूरे देश में जो है कि सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो अरब स्प्रिंग की शुरुआत थी, एक टेस्ट था जो सीआईए ने किया था। फिर उसके बाद इजिप्ट में आपको पता है तहरीर स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद इजिप्ट में हुआ, फिर धीरे धीरे करके ये अरब स्प्रिंग मतलब उसको सीरिया तक लेके जाया गया, और लीबिया में इसको इसका ये था कि जितनी भी मोनार्कीज हैं, जितनी भी जो राज परिवार है पूरे मिडिल ईस्ट में, इन सबको रिप्लेस कर दिया जाए डेमोक्रेसी से। कौन सी डेमोक्रेसी? वो अमेरिका वाली डेमोक्रेसी जो होती है, जो F-16 में और B-2 बॉम्बर में लोड होके आती है, उस वाली डेमोक्रेसी से। इस पूरे के आपको पता है इस सारे अरब स्प्रिंग के ऊपर मतलब सीआईए ने खर्च कितना किया था? मात्र $35 मिलियन, मात्र $3.5 करोड़ था
टोटल बजट अरब स्प्रिंग का, जिसमें ट्यूनिस में रजीम चेंज हो गया, इजिप्ट में रजीम चेंज हो गई, मतलब सीरिया तबाह हो गया, इस तरह से मतलब पता नहीं कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, कई सौ बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मात्र $35 मिलियन खर्च करके, क्योंकि वो जो खर्च हो रहा था वो सारा ऑनलाइन खर्च हो रहा था। ये अरब स्प्रिंग का टोटल खर्चा था जो CIA ने रन किया। कोई भी समझदार देश होगा वो इस चीज को लेकर के सेंसिटिव होगा, और अगर पाकिस्तान में अगर ये उनको है कि नहीं भाई हमको अपने आप फायरवॉल क्रिएट करनी है तो अच्छी बात है। हमारी अपनी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस हो रही, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस में ओपन इंटरफेरेंस हुई, यूट्यूब को मतलब गूगल को और मेटा को यूज किया गया मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और कांग्रेस गवर्नमेंट के फेवर में यूज किया गया, कांग्रेस गवर्नमेंट के जो प्रो चैनल्स थे उनको एंडोर्स किया गया, एक ओपन इंटरफेरेंस थी। लेकिन दिक्कत वही है कि जब बीवी बच्चे जब अमेरिका में पढ़ते हैं तो मुंह से आवाज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सभी जुड़े, आज उसके ऊपर जो फ्यूचर में भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। एक ब्रीफ सा अपडेट था, एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जो मुझे आपको देनी थी, अभी तक जो चल रहा है वहां मामला। होपफुली कल फिर हम आपके पास कुछ और अपडेट्स लेकर के आएंगे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर का, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक अब काफ़ी ज़्यादा ना एक कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, कोर्ट मार्शल हो रहे हैं कि एक ना एक नए से नए एक केस हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। कभी किसी पुलिस वाले को, कभी किसी फ़ौजी को, कभी किसी सिविलियन को एक पकड़ा जा रहा है, और इस एक सारे काम के पीछे ना सिर्फ एक बंदा है जिसकी वजह से सारा ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये है कि इन्होंने ना किसी तरह उसको गिराना है, चाहे इनको जो मर्जी हो जाए। गिरा तो खैर इन्होंने दिया है, और अब ज़ाहिर सी बात है जब उसको गिरा दिया है तो अब उसको एक जेल में कंट्रोल करके भी तो रखना ही है। इतने दिन तक वो जेल में रहा है, एक केस ख़त्म होता है, एक पूरा एक वो कोशिश करके वकील वगैरह जितने लोग हैं वो सब लगते हैं उस केस के पीछे। जब भी वो ख़त्म होता है, अब देखिए कि एक लास्ट इमरान खान के ना 2 से 3 जो एक केस है ना वो ख़त्म हुए हैं, तो इन्होंने देखा है कि आगे वाले जो केस है ना उनमें इतनी जान नहीं है, अगर ये रहेंगे तो एक नुकसान है, फिर लोग आवाज़ उठाएंगे। और साथ इन्होंने क्या किया कि एक ISI का जो चीफ है ना एक्स, उसको पकड़ लिया है। अब उसको देख लें कि कभी न्यूज़ पर चल रहा है उसने इमरान खान के एक बीवी के ऊपर ये बयान दे दिया, कभी उसने इमरान खान के वो सीक्रेट बता दिए। वो बंदे भी एक हैरान है, परेशान है कि एक पता नहीं इमरान खान ने 3 साल में ऐसे कौन कौन से सीक्रेट वो छोड़ गया जिसकी वजह से उसको एक इतनी एक बुरी तरह रगड़ा जा रहा है। देखें कि यहाँ पे एक जो बड़े जनरल्स की बात करें या गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाए, वो तो एक लास्ट 15-20 साल से एक रगड़ रहे हैं, उनको तो एक कुछ नहीं करते, क्योंकि वो उसका एक मेन जो रीज़न है ना वो यही है कि वो आगे आके बोलते नहीं। जो एक अब जैसे एक जनरल कमर जवेद बाजवा है, उसने भाई क्या किया, उसने चुप करके लूटा, वो अब साइड पे हो गया। जो साइड पे हो जाता, अगर इमरान खान भी चुप रहता, अपनी गवर्नमेंट करता, आता, लूटते, जो मर्जी करता है निकल जाता, लेकिन जो बोलेगा उसके साथ यही होगा भैया। वाकई सही बात है कि काफ़ी दिनों से ना एक शांति एक मुल्क में छाई हुई है। शांति तो नहीं है, मतलब कि एक शांति बनाई हुई है, और इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है, क्योंकि सब अपने एक मामले में एक ऐसे उलझ गए ना कि किसी को मतलब कि अपने आप की होश नहीं है कि हमने क्या करना है और आगे क्या करने का हम सोच रहे हैं। तो इसी वजह से पीछे थोड़ा सा एक पॉलिटिक मामला काफ़ी गर्म हुआ था कि इमरान खान की पार्टी, जब इमरान खान को जेल में डाला गया था। लेकिन तब क्या हुआ कि आस्ता आस्ता स्लो होते होते काम अभी तक मतलब कि काफ़ी स्लो हो चुका है। ठीक है, पार्टी वगैरह उसकी है, और एक इलेक्शन एक केस वगैरह भी चल रहे हैं, डेली केस होते हैं, एक बड़े बड़े फैसले भी होते हैं, लेकिन एक मतलब कि एक मीडिया पर उसकी नहीं एक मतलब कि एक शाया हो सके। ट्विटर ऑलरेडी एक बंद है एक पाकिस्तान में, और VPN के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक आपको एक इन्होंने और एक वायर लगा दिया है, वो एक इंटरनेट नहीं सही आपको दे सकते। तो एक न्यूज़ें दबाई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि एक खामोशी एक मतलब कि हो गई है, पीछे काफ़ी ना अब एक हलचल अब स्टार्ट होनी है, क्योंकि फैज़ उम्मीद एक किसी एक दौर में या किसी एक ज़माने में इमरान खान का राइट हैंड था, क्योंकि इसकी वजह से एक स्टार्ट हुई थी लड़ाई, मतलब कि नेक्स्ट आर्मी चीफ भी को इसको बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान का यही था कि इसको एक नेक्स्ट ISI चीफ एक फिर से बना दें।
तो काफ़ी ना एक चीज़ें एक हिडन थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक खुद ही इन्होंने अपने आप ही पल्ले भाई पड़ गया एक फैज़ उम्मीद का, मतलब कि इन्होंने ऐसे पत्ता काटा कि एक लोगों को लाग ही नहीं रहा था, क्योंकि काबुल में जब जाकर इसने चाय पी थी ना, तो अपने आप में ये एक जेम्स बॉन्ड बन गया था, 1998 वाला जेम्स बॉन्ड है। तो लग रहा था कि वाकई यार बंदे में कुछ बात है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में काफ़ी अपनी ना चीज़ें एक फैलाई हुई हैं, और एक अफ़गानिस्तान में काफ़ी हमारा ना एक सीक्रेट सिस्टम भी है, एक ISI काफ़ी उधर ना एक छाया हुई है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है। खत्म नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक आप शुरू से ही देख लें, हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, उनको एक देवता की जो है ना वो ज़रूरत रही हमेशा के लिए, और एक किसी ना किसी के लिए एक प्यार में इतने एक मगन रहे हैं कि उसके लिए ये बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें चलती आ रही हैं, एक मतलब पाकिस्तान आर्मी प्लस जो है ना वो एक पॉलिटिशियंस जो है ना वो चलते आ रहे हैं। लेकिन पहले सीन ये था कि एक जो जंग हमारे सामने थी ना, जो पाकिस्तान के लोगों के सामने थी, वो थी एक पॉलिटिशियंस के दरमियान, जो भी मतलब एक आ रहा था, कोई जा रहा था, मतलब रियलिटी का तो मतलब उस सतह के लोगों को नहीं पता था, क्योंकि वो दूसरी तरफ एक प्यार में इतने एक गुम थे, जिसमें एक स्टार में नूरजहां ने गाने गाए, कोई मतलब बड़े बड़े वो उसी को एक हर 14 अगस्त के ऊपर वो सुनते थे, और मतलब एक जो है ना वो कुछ वीडियोस थी वो मतलब इन्होंने देखनी, नगमे वगैरह बने हुए थे, तो मतलब एक बहुत जो ना वो और तरह का प्यार था एक साइड के ऊपर। लेकिन एक दूसरी तरफ जो है ना वो पॉलिटिशियंस की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, जिसमें दो पार्टियां थी, एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से थी, और एक जो कि एक बिलावल भुट्टो या एक बेनज़ीर वाली, और सेकंड जो थी ना वो एक मुस्लिम लीग नून जो एक नवाज ग्रुप था। लेकिन दरमियान में एक मुशर्रफ ने एंट्री ली, उसने काफ लीग बनाई, जो कि एक बहुत जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं चली, अब भी है, उसके 2-3 MNA होते हैं, लेकिन ये कि वो उसका वो एक पहले वाला होल्ड नहीं, जिस तरह उसने एकदम जो है ना वो एक पूरा होल्ड किया था, खासकर पंजाब में। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती चलती क्या हुआ कि इन्होंने एक थोड़ा सा तजर्बा किया कि यार अब ये काफ लीग तो ख़त्म होगी, अब हम क्या करें, एक नया बंदा जो है ना वो एक एंट्री लेके आते हैं। उनकी नज़र गई भी इमरान का, क्योंकि इमरान का पिछले एक 17-18 साल से कोशिश कर रहा था, एक पॉलिटिकल जो है ना वो लोगों को गैदर कर रहा था, जलसे वगैरह कर रहा था। तो उस हवाले से जो है ना इन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों को थोड़ा सा सबक, क्योंकि ये हैवी होने लग गए थे, सबक सिखाने के लिए उन्होंने भाई इमरान खान को दरमियान में एंट्री मरवाई, और साथ ही जो है ना वो उनमें से एक जिस तरह 13 की हुकूमत तो इन्होंने दी नवाज शरीफ को, लेकिन आगे जाके 17 में उसकी एक हुकूमत गिरा दी, उसको एक प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है ना वो एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इन्होंने ज़बरदस्ती उतार दिया। लेकिन साथ ही भाई अगला जो है ना इलेक्शन वो इमरान खान की झोली में आ गया, इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी। लेकिन मसला ये हुआ कि इमरान खान थोड़ा सा क्लेवर था, उसने अवाम को भी हाथ में रखा, लेकिन उधर भी मामला जो है ना वो थोड़े बहुत चलाता रहा। लेकिन जैसे ही एक जो है ना वो एक मामला, क्योंकि जो पढ़ी लिखी जनता वो सारी उस साइड के ऊपर हो गई थी, एकदम जो है ना 2022 में जब अप्रैल में उसकी हुकूमत गिरी है, तो भाई लोगों ने जो है ना इस चीज़ के ऊपर बिलीव ही नहीं किया कि इमरान खान एक करप्ट था, क्योंकि उन्होंने करप्ट करके या एक दिवालिया कर रहा था मुल्क को, इस तरह की बहुत सारी एक चीज़ें बनाई। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसका किसी किस्म का जो है ना वो एक फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने अप्रैल 2022 की जो रात है ना वो एक सारा मुल्क एक सड़कों पे आ गया था, और उस वक्त इनके लिए एक शॉकिंग हुआ कि ये हमने क्या कर दिया है। लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि मामला संभालते, ये एक मामले को आगे लेते गए, उसके ऊपर मतलब उसने जलसे करने, उसको मारना, उसकी पार्टी को तोड़ना, मतलब हर तरह से इन्होंने हर तरह से एक आप कह लें कि कोई कसर नहीं छोड़ी उसको नीचे गिरने। लेकिन एक दरमियान में 9 मई आ गया, 9 मई को भाई उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको ज़बरदस्ती यहाँ से ऐसे उन्होंने वहाँ से पकड़ के एक जो है ना वो खींचा, तो तब जाके लोगों ने भाई एक तोड़ फोड़ की, जो एक मतलब एक कोर कमांडर हो उसमें घुसे या बाकी जो भी एक। लेकिन मामला आगे क्या, इलेक्शन फिर भाई एक इमरान खान जीत गया जब इन्होंने सारा। लेकिन अब मसला ये हो गया कि अब ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके जो है ना उसको भाई ख़त्म करें, उसकी पार्टी जो है ना वो बिल्कुल 0-0 करें, उसको एक हुकूमत ना दे। अगर वो हुकूमत देते तो उनके बल्ले कुछ नहीं रहता, सारी बात जो उनकी थोड़ी बहुत थी वो अब जो है ना वो ख़त्म हो जानी अगर इमरान खान दोबारा आ जाता। तो ये इसी चीज़ की जंग है, उसके लिए वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं एक गिराने के लिए। लेकिन उधर से भाई मामला जो है ना उनके हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम मान नहीं रही।
और ये अब एंड ऑफ इन्होंने यही फैसला किया है कि एक फैज़ हमीद के थ्रू उसको जो है ना वो किसी तरीके मिलिट्री कोर्ट्स में लेके ना उसकी कोई आवाज़ निकलेगी, ना किसी को पता होगा कि वो किधर है या किधर नहीं। ये अब ये अगले जो ना 10-15 दिन जिस तरह सर भी बात कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाकई इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने फायर वॉल लगा दी है और सेकेंडली जो एक उन्होंने एक स्टार्ट में बात की नेटफ्लिक्स वाली, वो बिल्कुल ठीक है कि मिलिट्री में एक उन्होंने पीछे मिसाल भी दी है बेनज़ीर वाली, वो हो नहीं सकता, लेकिन इधर भाई एक सब कुछ है। जिस तरह उन्होंने एक कॉल जो भी एक, हालांकि कोई बंदा कोई दुनिया की कोई भी कंट्री उठा के देख ले, कहीं भी आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है एक सिविलियन की, लेकिन उसकी भी इजाज़त उन्होंने ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से ले ली है। तो ये मामले भाई चल रहे हैं, देखो अब नहीं बाकी हर बंदे की आप एक कॉल रिकॉर्डिंग होगी, चाहे एक जो भी बंदा एक कॉल करता है उसका उनको एक पूरा एक मतलब कि आके आप देखो ना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है। एक जैसे वो चाइना की मिसाल दी है ना कि अगर आप मतलब कि एक वियतनाम लिखते हैं या जो भी एक मतलब कि वर्ल्ड है लिखते हैं तो वो एक आगे तक नहीं पहुंच सकता। तो काफ़ी इधर भी एक स्ट्रॉन्ग लगा तो रहे हैं, देखो ये कब तक चलता है यार, जलील हो गए। हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।